हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद ब्लॉग में। आइए हम देखते हैं खान सर के यूपीएससी बैच का दूसरा सेशन, आधुनिक भारत का इतिहास, खंड 1। आज के सेशन में हम जानेंगे प्रश्नों से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ एवं उनका अर्थ। जैसे मेंस में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके शब्दावली ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और आंसर जो है हम इधर से उधर करके लिख देते हैं। उसी के बारे में हम उसी शब्दावलियों के बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं डिस्कस। डिस्कस का अर्थ होता है विवेचन करना। किसी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए फिर अपना विचार देना क्या कहलाता है दोस्तों? डिस्कस कहलाता है। ठीक है, वहीं दूसरा है एक्सप्लेन एंड एलुसडेट। एलुसडेट, एक्सप्लेन एंड एलुसडेट यानी व्याख्या करना, अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तथ्य को जिसे समझना थोड़ा कठिन है अधिक स्पष्ट करना। यह क्या कहलाता है दोस्तों? एक्सप्लेन कहलाता है। ये एक्सप्लेन कहलाता है। तीसरा दोस्तों एनालाइज। एनालाइज है विश्लेषण करना, किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। क्या कहलाता है दोस्तों? एनालाइज कहलाता है। चौथा दोस्तों है क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, किसी भी तथ्य के अच्छे एवं बुरे पक्ष पर अपना निर्णय देना क्रिटिसाइज कहलाता है। ठीक है, फिर पांचवा है कमेंट यानी टिप्पणी करना। टिप्पणी करने को जब कहे तो किसी कथन अथवा कार्य का मूल्यांकन करना अथवा परीक्षण करना क्या कहलाता है? कमेंट कहलाता है ना, टिप्पणी करना कहलाता है। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो सके या हो जाए, वो क्या कहलाता है? डिस्क्राइब कहलाता है। फिर दोस्तों आगे हम देखते हैं, सातवां है इवैल्यूएट मूल्यांकन करना, किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना कि यह हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्या कहलाता है दोस्तों? इवैल्यूएट कहलाता है। आठवां है दोस्तों डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? अधिकतर स्थितियों में असहमति ही जतानी होती है। अधिकतर स्थितियों में असहमति ही जतानी होती है जब डू यू एग्री कहे या क्या आप सहमत हैं, तो इसमें अधिकतर स्थितियों में असहमति ही जतानी होती है। फिर हम आगे देखते हैं, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट यानी अमुक कथन पर प्रकाश में, अमुक कथन के प्रकाश में आपको उस कथन का सीमा बांधकर ही लिखना है। आपको उस कथन का सीमा बांधकर ही लिखना है। फिर 10वां है दोस्तों एग्जामिन यानी परीक्षण करना, पाठक के लिए सामान्यतः उस पहलू को उजागर करना जो वह नहीं जानता है। यह क्या कहलाता है? एग्जामिन कहलाता है। दोस्तों इधर कुछ क्वेश्चन है जो सर दिए हुए हैं और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन जो क्या होते हैं सॉल्व होते जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे देख लीजिए, इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है? इतिहास में विभाजन का आधार क्या हो? जेम्स मिल द्वारा किए जाने वाले विभाजन का दोष क्या है? औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है? पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों सुरक्षित रखना चाहते थे? क्या इन रिकॉर्ड के आधार पर जनसामान्य का इतिहास लिखा जा सकता है? वहीं दोस्तों अब कुछ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में कुछ प्रश्न है जो हम आगे पढ़ते चलेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इससे कुछ संबंधित है, इसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे सर पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन को समझते चलेंगे।
आदिवासी टीकू तथा स्वर्ण युग का कल्पना। फिर हम आगे देखते हैं, जब जनता बगावत करती है, उपनिवेशवाद और शहर, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति एवं सुधार, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे। उसी तरह दोस्तों हम तमाम प्रश्नों को देखते जाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति एवं आधुनिक भारत, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो मैं PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है, यानी इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है, किस प्रकार से किसने किया है, उसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम जेम्स मिल ने 19वीं सदी में भारतीय इतिहास का अध्ययन किया तथा उन्हें हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल में बांटा। भारतीय इतिहास को 3 काल में इसने बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस प्रकार उसने भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण किया। आगे राष्ट्रवादी लेखकों ने नामकरण को बदलकर यूरोपीय मॉडल पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया। ये यूरोपीय मॉडल पर इसका नाम रखा गया, इतिहास को बांटा गया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में। परंतु विभाजन के आधार पूर्ववत ही बना रहा। यह था जैसे तुर्की शासन की स्थापना के साथ मध्य युग तथा प्लासी के युद्ध के साथ आधुनिक युग का आरंभ हुआ। अब दोस्तों भारतीय इतिहास का विभाजन, इसका विभाजन देखते हैं। 1960 तथा 1970 के दशक में मार्क्सवादी लेखकों ने पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी तथा उनका काल निर्धारण सामंतवाद के उद्भव के साथ 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच किया। 1980 तथा 1990 के दशक में संशोधनवादी विद्वानों ने एक पूर्व आधुनिक काल की अवधारणा दी है तथा उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से बहुत पहले मानी है। फिर दोस्तों इसका विभाजन होता है। अतः भारत के इतिहास का विभाजन निम्नलिखित रूप में किया गया: प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। और दोस्तों हम लोग जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे सर के द्वारा, मणिकांत जी सर के द्वारा, वो आधुनिक भारत पढ़ेंगे और इसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे। आधुनिक काल के इस इतिहास को निम्नलिखित खंडों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे 18वीं सदी का इतिहास, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के उपरांत भारत, और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे भी। 18वीं सदी का इतिहास, इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे: 18वीं सदी के पूर्वार्ध और 18वीं सदी के उत्तरार्ध। 18वीं सदी के पूर्वार्ध। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में हम पढ़ेंगे दोस्तों, इस काल के अध्ययन में हमारा बल निम्नलिखित पहलुओं पर होगा, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय राज्यों का स्थापना, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा में है मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने में क्यों विफल रहे, इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं तीसरा है 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को पतन अथवा अवनति का काल माना जाए अथवा प्रगति या नई संभावनाओं का काल माना जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ते हुए मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत का राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय राज स्थापित हुए। इन्हें निम्नलिखित उपसमूहों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मुगल साम्राज्य के बाद जो राज स्थापित हुए उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था। एक तो उत्तराधिकारी राज, दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ विद्रोही राज,
और तीसरा हो जाएगा मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर के राज्य। वहीं दोस्तों हम पहला देखते हैं उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल आएगा, अवध होगा, हैदराबाद होगा, और विद्रोही राज्य में हम देखेंगे सिख राज्य, मराठा राज्य और जाट राज्य, और एक और है दोस्तों अफगान। इन 4 को हम देखेंगे विद्रोही राज्य में। और मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर यानी मुगल साम्राज्य के बाहर जो थे कुछ साम्राज्य भी थे जिसको हम देखते हुए चलेंगे, जैसे मैसूर, कालीकट, त्रावणकोर, ये 3 थे। 18वीं सदी का विवाद। अब 18वीं सदी का विवाद, इसमें 18वीं सदी में क्या क्या विवाद थी इसके बारे में हम देखते हुए पढ़ेंगे सिलेबस को। इस युग को अंधकार का युग के रूप में चित्रित करने के आधार। इस युग को अंधकार युग के रूप में चित्रित करने के आधार। 18वीं सदी यानी इस सदी 18वीं सदी का पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसे आर्थिक विघटन का काल भी समझा जाता है। परंतु अंधकार युग की धारणा को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है। ये आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं, एक प्रश्न दिया हुआ है, मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर भारत को एक वैकल्पिक साम्राज्य देने में क्यों विफल रहे। इसका जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर एक दोस्तों क्वेश्चन है, सुस्पष्ट कीजिए कि 18वीं सदी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, अथवा क्या आप इस कथन से सहमत हैं। इसको आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा पीडीएफ जो है समाप्त होता है। लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और पीडीएफ आप लोग को जो है वहीं पे मिलेगा। थैंक यू।